वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम आपके लेकर आए हैं एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ ऑनलाइन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल का क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है एसएसपी सिंगल सल्फर फास्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है, मतलब सल्फर कितना होता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करेंगे सल्फर तो सल्फर होता है 12%, और अगर हम बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा तो फास्फोरस कितना होता है, इसमें होता है 16%। सल्फर होता है 12%, फास्फोरस होता है 16%। गंधक युक्त एमिनो एसिड्स का उदाहरण क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिए गंधक युक्त सल्फर युक्त पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि सिस्टीन हुआ, सिस्टाइन हुआ, मैथियोनिन हुआ, सिस्टाइन हुआ, मैथियोनिन हुआ। ये सभी क्या होते हैं, सल्फर के ही गंधक होते हैं। कौन कौन से, मैथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की पत्तियों में हरितमाहीनता हो जाती है, मतलब क्लोरोसिस जैसी स्थिति आ जाती है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। ठीक है, तो ये आती है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम और आयरन की कमी से। दोनों की कमी से यही लक्षण देखा जाता है कि पौधे की पत्तियों में हरितमाहीनता की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि धान्य फसलों में सुधार रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। कौन सा, सुधार रोग, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन डिजीज। क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन डिजीज। वैसे इंग्लिश में ज़्यादातर पूछा जाएगा कि रिक्लेमेशन जो रोग होता है धान्य फसलों में वो किस कमी के कारण होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है। तब आप क्या बताओगे कि जो रिक्लेमेशन रोग होता है वो होता है कॉपर या तांबा तत्व की कमी से होता है। किससे होता है, कॉपर या तांबा तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फूलगोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी के कारण होता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि जो विप्टेल रोग है, याद रखिए, ये होता है मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विटामिन B12 के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, कोबाल्ट होता है। कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है, जो कि विटामिन B12 है, जिसका नाम ही होता है कोबाल एमाइन। तो याद रखिए, कोबाल एमाइन के जो सहायक होता है वो कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुकंदर के लिए लाभदायक तत्व कौन सा होता है। तो याद रखिए, चुकंदर वैसे जो सोडियम है इसका इंडिकेटर प्लांट भी होता है, सूचक पौधा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुकंदर के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, या फिर आपको पूछा जा सकता है चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा होता है। तब आपको क्या बताना है, सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का सूचक पौधा होता है चुकंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पर्णहरित के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है। तो याद रखिए, जब भी आप क्लोरोफिल का जब फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो उसमें याद रखिए मैग्नीशियम आता है। तो याद रखिएगा कि पर्णहरित के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, वो होता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे गोबर की खाद या फिर FIM, तो इसमें कितना होता है, 0.5, 0.25, 0.5, मतलब 5, 25, 5। कैसे आप याद रखोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 5, 25, 5, डॉट डॉट लगा देना है सभी के आगे। मतलब नाइट्रोजन होता है 0.5%, फास्फोरस होता है 0.25% और पोटास होता है 0.5%। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, 5, 25, 5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पूछा गया है तो 0.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सामान्यतः किन पोषक तत्वों को पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। यहाँ पर याद रखिए, पत्तियों पर छिड़काव किसका किया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि पत्तियों पर छिड़काव हम केवल नाइट्रोजन का करेंगे, जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनमें से। बाकी जितने भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं माइक्रो, उन सभी का तो करते ही है। ठीक है, जब भी बात करेंगे पत्तियों पर छिड़काव के लिए तो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो तो सभी होंगे, लेकिन मेजर में से हम बात करेंगे तो वो केवल नाइट्रोजन होगा। ठीक है, जिसका हम फोलियर स्प्रे करते हैं, पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। तो नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा होते हैं। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा, कुएं व नलकूप के द्वारा। नलकूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधों द्वारा कितना जल वाष्प उत्सर्जन क्रिया में प्रयुक्त होता है, वह क्या कहलाता है। तो याद रखिए, 1 kg शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए जितना भी जो
उसके द्वारा वाटर कंज्यूम किया जाता है उसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन अनुपात। किसी फसल के जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो याद रखिए, जब भी अगर हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट तो ये सभी पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए फसल कब हम ले रहे हैं, टाइम करता है, किस प्रकार की हम फसल ले रहे हैं, फसल क्या करती है, मतलब ज़्यादा गहराई में जा रही है फिर उथली है, ये सभी बात पर डिपेंड करती है। फसल किस टाइप की है, मतलब उस पर शाखा लगती है या फिर नहीं लगती है, इस पर भी डिपेंड करती है। उसकी सीड रेट क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करती है। एक इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंड, ये बहुत सारे मैटर करते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके फैक्टर होते हैं, उन पर ये डिपेंड करती है। जिनमें से कुछ यहाँ पर लिए गए, जैसे कि जलवायु हुई, फसल की प्रकृति किस प्रकार की है, मृदा की किस्म क्या है, मृदा की किस्म से यहाँ पर संबंध है, जैसे कि काली मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, काली मिट्टी में कम पानी की आवश्यकता होगी। तो ये सभी बात पर डिपेंड करती है, ठीक है, जलमांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पौधों के लिए प्राप्य जल कौन सा होता है, वो होता है केसीय जल, केसी का जल, जिसे हम कैपिलरी वाटर भी बोलते हैं। कोटाखंड किस तरह की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिए, कोटाखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे उपयुक्त किसके लिए होती है? कपास के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, योजना आयोग ने भारत को कुल कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है, मतलब बांटा है, तो ये 15%, 15 भागों में बांटा है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे राजस्थान, तो राजस्थान में कितने हैं? 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। राजस्थान में 10 होते हैं, भारत में 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, ढालू खेत में समतल खेत की अपेक्षा मृदा अपरदन कितना होता है? तो याद रखिए, एक तो है हमारा समतल खेत और एक है ढलान युक्त खेत। तो जब भी पानी आएगा, एक तो ढलान में ज़्यादा बहेगा और समतल में कम बहेगा। तो ज़्यादा किस में होगा? ढलान वाले में, मतलब ढालू खेत में क्या होता है? अपरदन अधिक होता है, ठीक है। आसानी से समझ सकते हो, कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि उच्छलन में मृदा कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.1 से 0.5 mm से लेकर इसका व्यास होता है, जो कि याद रखिएगा जितना भी जो सोइल का इरोजन होता है उसका 75% होता है। जितने भी याद रखिएगा जो इरोजन होता है, ठीक है, उसका लगभग 75% जो हिस्सा होता है इरोजन, वो केवल इसी विधि के द्वारा ही होता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकालते हैं? तो ऑक्सीजन गैस या फिर CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या क्या है? पहले 16 थी, लेकिन अब 17 हो चुकी है। और 17 पोषक तत्व कौन सा है? याद रखिए, निकिल, ठीक है। और जिसकी खोज भी याद रखिए आर्नन के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि छोटी अवस्था में घास के पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो अमोनिया के रूप में। वैसे देखा जाए तो अमोनिया के रूप में मुख्यतः धान फसल ग्रहण करती है नाइट्रोजन को। इसके साथ साथ आलू भी कभी कभी ग्रहण कर लेता है। मतलब धान और आलू ऐसी दो फसलें होती है जो क्या करती है? नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेती है, ठीक है। बाकी सभी नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है, ये दोनों ही फसलें क्या करती है? अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में घुली हो तो कितने ppm सांद्रता का विलयन बनेगा? तो 1000 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये डेफिनेशन, मतलब ये जो फुल फॉर्म है, ये भी आपको कई बार पूछी गई है, पार्ट पर मिलियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की निचली पत्तियाँ पीली पड़ जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी किसी पौधे की हम बात करेंगे तो ये जो नीचे की पत्तियाँ हैं, इन पर मुख्यतः याद रखिए NPK। इन सभी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? नीचे वाली पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पौधों की जड़ों के विकास में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है? तो याद रखिएगा, फास्फोरस करता है। जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पोटेशियम। दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से, याद रखिएगा कि जड़ों के विकास की बात करेंगे तो फास्फोरस हो जाएगा, और अगर बात करेंगे फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए तो वो हो जाएगा पोटेशियम। इसके साथ साथ अगर आप पूछा जाता है कि वानस्पतिक वृद्धि के लिए, तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन होता है। इन तीनों का याद रखिएगा, तीनों का कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देना, फास्फोरस का होता है जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देना, और पोटेशियम का होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। तीनों को आप एक साथ नोट डाउन कर ले ताकि आपको तीनों एक साथ ही याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधों की नई कोपलों पर दिखाई देते हैं, मतलब नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं? तो वो होता है कॉपर होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अम्लीयता के कारण नीला लिटमस पत्र किस रंग के कारण होता है या फिर लाल रंग में हो जाता है, मतलब किस में बदलता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है अनिल, तो इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा अनिल, मतलब अम्ल में क्या होता है, नीला जो लिटमस पत्र होता है वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अम्ल में क्या होता है, नीला लिटमस पत्र लाल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मध्यम अम्लीय रोधी फसल कौन सी होती है, तो गेहूं और बाजरा होती है। ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर एग्रोनॉमी से, सारे क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे।